सुनवाई की जाएगी उनकी जो याचिका है उस पर। और आपको ये भी बता दें कि मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है, जिसपे 30 तारीख तक की उन्हें अवधि मिली थी, 30 दिनों की अवधि मिली थी। और इसी बीच राहुल गांधी की तरफ से याचिका दायर की गई है, जिस पर जो सुनवाई है वो 13 अप्रैल को की जाएगी। हालांकि दोष मुक्त होने का अभी तक कुछ ऐसी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो 13 अप्रैल को की जाएगी। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें, राहुल गांधी से जुड़ी सामने आ रही है। 13 अप्रैल को उस मामले में, जो कि मानहानि मामला राहुल गांधी पर दर्ज है, उस पर सुनवाई की जाएगी। और इस बीच राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के समर्थन में खड़ी हुई है और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने असम में दिए हुए अरविंद केजरीवाल के बयान पर सवाल उठाया है और अरविंद केजरीवाल को मनोज तिवारी ने झूठा कह दिया है। उनका कहना है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल असम में जाकर झूठा प्रचार कर रहे हैं कि मैंने दिल्ली की जनता को 15 लाख नौकरियां दी हैं, जबकि एक आरटीआई लगाई जाती है तो जवाब आता है कि मात्र अब तक 440 नौकरियां दी गई। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि आरटीआई का जवाब ऐसा आया है कि पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारे दिल्ली के सांसदों को बताइए जो आपसे पूछना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है, दिल्ली सरकार कहती है मात्र 540 नौकरी मिली। आप झूठ में ही जी रहे हैं, झूठ में ही सो रहे हैं, झूठ में ही जाग रहे हैं। दिल्ली के हमारे झुग्गी झोपड़ी से लेके और हर सेक्टर में रहने वाले लोग आज आपके सामने जो जानकारी है, उस जानकारी के आधार पर हम स्तब्ध हैं कि कैसे एक चुना हुआ व्यक्ति, इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला व्यक्ति कितना बड़ा झूठ बोलता है। रायबरेली पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गेहूं की खरीद की है, तो वहीं इस दौरान उन्होंने अब तक तैयारी न किए जाने पर प्रदेश की योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि गेहूं बड़े व्यापारियों के गोदाम तक पहुंचाए जाने की योजना है, इसीलिए गेहूं खरीद की तैयारी नहीं की गई है। अखिलेश यादव यहां पर एक दिवसीय दौरे पर काशीराम में पहुंचे थे, जहां काशीराम की मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंचे थे अखिलेश यादव, और इसी दौरान गेहूं के मुद्दे पर वो भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते नजर आए। किसान की क्या हालात हैं, मैं आज समझता हूं किसान के सामने 3 चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है कि वो खेती में बुआई कैसे करे, और जब बुआई का वक्त आता है तो डीएपी और यूरिया नदारत होती है। नकली खाद इसी उत्तर प्रदेश में किसानों को लेना पड़ा। फिर आता है उस उपज को बचाना। हम समझते हैं जैसे हमारे सेना के जवान बॉर्डर पर खड़े होकर के भारत की सीमा की रक्षा करते हैं, भारत माता की रक्षा करते हैं, आज हमारा निरीह और बेबस किसान आज दिन और रात, सर्दी और गर्मी, जाड़ा और बरसात केवल टकटकी लगा करके अपने खेतों की ओर देखता है कि मेरे जीवन का ये सहारा कहीं साण न चढ़ जाए। और जब तीसरा वक्त आता है जब उसे अपने कृषि के उत्पादन का मूल्य मिलना होता है, तो आज क्या परिस्थितियाँ हैं देश में। 1982 में 2 रुपये 40 पैसे का डीजल बिकता था। और अब खबर लखनऊ से है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक समाप्त हो गई है, और इस बीच बैठक से संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार बाहर निकले हैं। पत्रकारों से बातचीत की गई। कहा गया है कि नगर निकाय चुनाव की चर्चा के लिए ये बैठक बुलाई गई थी, और नगर निकाय चुनाव को लेकर कई बिंदुओं पर अहम चर्चा भी हुई है। यहाँ पर नगर विकास के अधिकारी भी मौजूद रहे, और ज्यादा जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दी जाएगी। क्या तैयारियां की गई हैं, जिसकी उन्होंने समीक्षा की है, और विभाग के द्वारा उनको सभी चीज़ों से अवगत कराया गया। हम पूरी तरीके से चुनाव जब भी घोषणा होगी, जिसका कार्यक्रम माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा पूरी शांति व्यवस्था और निष्पक्ष तरीके से हम लोग कराएंगे। इसके लिए सारे संसाधन सब लोग नीचे हमारे पास उपलब्ध है, और अपनी तैयारियों के बारे में माननीय
चुनाव आयोग के विभिन्न पहलुओं पे चर्चा हुई है। बाकी उसके डिटेल्स जो है वो आपको राज्य निर्वाचन आयोग से मिलेगा। कुछ डेट का वो सारा कुछ बोलने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ही अधिकृत है। मैं इसके बारे में कोई जानकारी सारे पहलुओं पे यहाँ नगर विकास विभाग के भी अधिकारी थे। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में लघु सिंचाई विभाग की तरफ से जल दोहन कर रहे बोरवेल को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि लोनी बॉर्डर क्षेत्र में गाजियाबाद जिलाधिकारी के निर्देशन में अवैध जल दोहन करने वालों पर कार्रवाई की गई है। इस बीच लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद इस मामले में कार्रवाई हुई है। टीम गठित की गई और जल दोहन करने वाले के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको ये भी बता दें कि लघु सिंचाई विभाग की तरफ से 3 बोरवेल को सील किया गया है और टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद टीम ने सूचना मिलते ही 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन ये दोनों ही आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग निकले हैं। अब आपको बता दें खबर गोरखपुर से है, जहां पर अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आज थाना कैंट के द्वारा एक ऐसे आरोपी को पकड़ा गया है। उसने अस्पताल में पहले चोरी की और फिर इस चोरी का किसी को पता ना चले, इसके लिए उसने अपना हुलिया बदल लिया। आपको बता दें कि जब हॉस्पिटल संचालक के द्वारा पुलिस से इसकी शिकायत की गई तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला, तब जाकर ये जानकारी सामने आई है कि एक व्यक्ति जो 4,65,000 रुपए लेकर फरार हुआ था, उसने अपना हुलिया बदल लिया है। और खबर अब भटिंडा से है, जहां पर दंगा पीड़ित कॉलोनी में आज सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक नौजवान का शव मिला है। आपको बता दें कि उसी के घर के नजदीक इस नौजवान का शव मिला है। घटना का पता चलते ही सीनियर पुलिस अधिकारी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। अलग अलग पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। अजय इलेक्ट्रिशियन का काम करता था और माता का कहना है कि अजय उनका इकलौता बेटा था। बीती रात को अपने दोस्त के साथ वो घर से बाहर गया और इस दौरान आज उसका शव संदिग्ध अवस्था में क्वार्टर के नीचे मिला है। घटना की जानकारी देते हुए डीएसपी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि उनके द्वारा मृतक लड़के के परिवार से जानकारी इकट्ठा की जा रही है। और देश की आजादी के लिए न जाने कितने सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, लेकिन उनकी शहादत को क्यों नजरअंदाज कर पूर्व सैनिक और उनके परिवारों को मिलने वाली पेंशन में भेदभाव किया जा रहा है। ये बात उनकी समझ से बाहर है और ये कहना है 3 सेनाओं के पूर्व सैनिकों का, जिन्होंने आज रेवाड़ी में जाकर पैदल मार्च निकाला और जिला उपायुक्त के माध्यम से 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिकों ने महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांग की है। मांग की जा रही है कि सरकार इनके साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करे और जल्द से जल्द 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया जाए, ताकि इनका और इनके परिवारों का मनोबल बन सके। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि चेतावनी भरे लहजे में कहा गया है कि सरकार जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं करती है तब तक संघर्ष जारी रहेगा। हमारी मांगे तो बहुत, हमारे साथ बहुत भेदभाव हुआ है। एक फौज में मिलिट्री सर्विस पे होती है, मिलिट्री सर्विस में बहुत भारी भेदभाव है। जवानों के साथ में सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक 5200 रुपये है और वही एक MNS होती है तो उसका इंजेक्शन लगाना, दवाई देना है, उसको 10,000-5,000 रुपये है, 10,500 रुपये है। वही अधिकारी का 15,500 रुपये है। लेकिन कहीं भी ये लिखा नहीं है कि रैंक से रिलेटेड नहीं है। ये फौज की हार्डशिप को देखते हुए, वहाँ के जीवन का देखते हुए हमारी मांगे हैं कि हमारे जो जितने लड़ाइयों में शहीद हुए हैं और जो काम दिखाया है लड़ाइयों में, उसको लड़ाइयों के हिसाब से हमारे साथ बहुत कुछ भेदभाव हुआ है। इस भेदभाव के लिए हम अपनी मांगे पूरी कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा है कि सीबीआई को कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि आप जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बेहद ताकतवर लोग हैं। बरसों तक वो सरकार और सिस्टम का हिस्सा रहे हैं और आज भी वो कई जगहों पर किसी राज्य में सत्ता का हिस्सा है, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है।
आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विकसित सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने असम की राजधानी गुवाहाटी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया है। इस बीच उन्होंने परीक्षा पेपर लीक और बेरोजगारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर निशाना साध दिया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर हम आम आदमी पार्टी असम में सरकार बनाते हैं तो मुफ्त बिजली, सभी बेरोजगारों को नौकरी और दी जाएगी। साथ ही आम आदमी पार्टी सरकार ने 7 साल में दिल्ली का चेहरा बदल दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने असम में गंदी राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। असम को भगवान ने सब कुछ दिया है। भगवान ने इतने पहाड़ दिए, नदियां दी, इतना पानी दिया, ब्रह्मपुत्र नदी दी, इतना अच्छा मौसम दिया, इतनी हरियाली दी। जब भगवान ने असम को बनाया तो भगवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना सब कुछ दिया भगवान ने, कोयला दिया, मिनरल्स दिए, लेकिन इन सारे नेताओं ने और इन सारी पार्टियों ने मिलकर सब बर्बाद कर दिया। आज पिछले 75 साल में आप लोगों ने 52 इयर्स, 52 साल तक आपने कांग्रेस की सरकार बनाई। 52 साल तक, 52 इयर्स। 10 साल आपने असम गण परिषद की सरकार बनाई और पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। कम नहीं होते इतने साल। आपने इनको अपना विश्वास देने में, वोट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको बदले में क्या मिला? इतने साल आपने इन लोगों को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, असम गण परिषद को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। इन पार्टियों ने आपको क्या दिया? धोखा दिया। जिसको मौका मिला उसने लूट लिया, जिसको मौका मिला उसने लूट लिया। लूटा कि नहीं लूटा? हार के, इन पार्टियों से तंग आके आज 3.5 करोड़ असम के लोगों ने हम लोगों को न्योता दिया असम आने के लिए। मैं आप सब असम के लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। आपने इतना प्यार, इतने मान, इतने सम्मान के साथ मुझे, भगवंत मान साहब को, आम आदमी पार्टी के लोगों को असम में बुलाया। 2016 में हेमंत बाबू की सरकार बनी थी। 2015 में दिल्ली में मेरी सरकार बनी थी। दोनों साथ साथ बनी थी। 2015 में दिल्ली में मेरी सरकार बनी थी। 1 साल के बाद 2016 में हेमंत बाबू की सरकार बनी थी। आज दिल्ली को हमने बदल के रख दिया 7 साल के अंदर। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, शानदार दिल्ली बना दी हमने। हेमंत बाबू ने क्या किया 7 साल में? हेमंत बाबू ने कुछ नहीं किया, केवल गंदी राजनीति करी, गंदी पॉलिटिक्स की उन्होंने। अभी आज मेरे को
आसाम आना था। 2 दिन से धमकी दे रहे हैं हेमंत बाबू टीवी चैनल के ऊपर। 2 दिन से धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल आएगा मैं जेल में डाल दूंगा। ये क्या है यार? केजरीवाल आएगा मैं जेल में डाल दूंगा, मैं पुलिस से पकड़वाऊंगा केजरीवाल को। अरे मैं कोई आतंकवादी हूं? क्यों पकड़वाओगे मुझे? मैं हेमंत बाबू को बोलना चाहता हूं, आप आसाम के मुख्यमंत्री तो बन गए, आसाम की संस्कृति नहीं आई आपको। आसाम के लोग बहुत अच्छे हैं, आसाम के लोग बहुत प्यारे हैं, आसाम के लोग अपने अतिथि का स्वागत करते हैं। आसाम के लोग अतिथि आता है तो अपने घर ले जाके खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, आगभगत करते हैं। आसाम के लोग जेल भेजने की धमकी नहीं देते। तो मैं हेमंत बाबू से निवेदन करता हूं, आप मुख्यमंत्री बन गए, थोड़ी सी आसाम की संस्कृति सीख लीजिए आप। और आज इस मंच से मैं हेमंत बाबू को आमंत्रण देता हूं कि जब दिल्ली आए तो मेरे घर चाय पीने के लिए आइएगा। अगर समय मिले तो थोड़ा खाना खाने के लिए भी आइएगा। मैं आपको दिल्ली घुमाऊंगा अपनी गाड़ी में। आपने तो 7 साल में कुछ नहीं किया, मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली में हमने कितने शानदार स्कूल बना दिए। मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली में कितने शानदार मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, अस्पताल बना दिए। तो हेमंत बाबू को आज मैं आमंत्रित करता हूं। आज मैं यहां पे आने के पहले मैं कई आसाम के गुवाहाटी के युवाओं से मिला। आज इतनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी आसाम के अंदर है कि नहीं है? जो पढ़े लिखे हैं वो भी बेरोजगार घूम रहे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी बेरोजगार घूम रहे हैं। एक एक युवा चीख चीख के कह रहा है कि मेरे को रोजगार चाहिए, मेरे को रोजगार चाहिए, मेरे को रोजगार चाहिए। हेमंत बाबू के पास टाइम नहीं है उनकी चीख सुनने का। हेमंत बाबू ने पिछले चुनाव के पहले बोला था हम बेरोजगारी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर हुई। सरकार कहती है 25 लाख बेरोजगार हैं आसाम के अंदर। 25 लाख नहीं है, कम से कम 50 लाख से ज्यादा बेरोजगार है आसाम के अंदर। लेकिन क्या किया इन्होंने बेरोजगारी दूर करने के लिए? कुछ नहीं किया इन्होंने। इनसे तो पेपर नहीं होते, पेपर करते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं इनके। पेपर लीक इनसे, जिस सरकार से पेपर नहीं होते वो क्या सरकार चलाएंगे? जिनसे पेपर नहीं होते, एक छोटी सी चीज पेपर नहीं होते, वो क्या सरकार चलाएंगे? दिल्ली में मेरी 8 साल से सरकार है, मान साहब की पिछले 1 साल से सरकार है। दिल्ली में तो पेपर लीक नहीं हुए आज तक एक भी। पेपर लीक क्यों होते हैं? कोई ना कोई अंदर बैठ के मिला हुआ है कि नहीं है? कोई ना कोई अंदर पेपर बेच रहा है। पेपर ऐसे ही थोड़ी लीक हो जाता है कि उड़ के चला गया बाहर। पेपर लीक होता है क्योंकि कोई पेपर बेच रहा है, कोई आपके बच्चों का भविष्य बेच रहा है। किसी को सजा मिली आज तक? किसी को सजा नहीं मिली। क्यों? ये लोग मिले हुए हैं, ये लोग दिल्ली के अंदर पेपर लीक। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है पंजाब से, जहां आपको बता दें नवजोत सिंह सिद्धू ने मूसेवाला के परिवार से मुलाकात की है। बता दें हाल ही में जेल से बाहर निकले हैं नवजोत सिंह सिद्धू और उसके बाद उन्होंने मूसेवाला के परिवार से मुलाकात की है। मनसा में दिवंगत गायक के परिवार से मिलने पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। कहा है कि सरकार कोई भी हो सकती है, कोई भी सरकार हो, पहली जिम्मेदारी है कि लोगों की जान की रक्षा की जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ की सरकार अपराध से रक्षा करती है या अपराध करती है? बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू का पहला बयान इस वक्त सामने आया है, जहां उन्होंने
सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात की है और इसी के साथ साथ सरकार पर तंज कस दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने सवाल उठा दिया है सरकार पर कि क्या यहाँ की सरकार अपराध से रक्षा करती है या फिर अपराध करती है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हाल ही में जेल से रिहा हुए नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा बयान, तीखा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने पंजाब सरकार पर सवाल उठा दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि यहाँ की सरकार क्या अपराध को रोकती है, अपराध से रक्षा करती है या अपराध करती है। और अब एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को मिली जमानत। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर, जहां सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। बता दें आपको कि जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है। राहुल गांधी की तरफ से एक बड़ा ट्वीट किया गया जमानत मिलने के बाद, जहां उन्होंने कहा कि सत्य ही मेरा अस्त्र है। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि मामले में सोमवार को यानी 3 अप्रैल को जमानत मिल गई है और सूरत की अदालत में उनकी अपील पर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को की जाएगी। बड़ी अपडेट इस वक्त की राहुल गांधी की, इसमें आपको बता रहे हैं कि जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और साथ ही एक और उन्होंने ट्वीट किया इस क्रम में, कहा कि यह मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।